शुरू करिए शशि प्रभा जी। जी शुरू कर रही हूँ। चलिए, let us begin with the Vedic invocation. Om भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो लभ्रासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमित्युते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। May we always listen to whatever is auspicious. May we always see what is good. May we live our complete life with strong limbs and good health. Especially in this pandemic era, good health and strong limbs are very important. And may noble thoughts come to us from all quarters of the world. This sentence of the Veda is a logo of Bharatiya Vidya Bhavan. On behalf of Sri Shankaracharya Sanskrit Mahavidyalaya Bharatiya Vidya Bhavan and on my own behalf, I welcome you all who have accepted our invitation and joined for today's program. I especially welcome today's speaker, Ms. Uttara Nerurkar, and Sri Ashok Pradhanji, Director, Delhi Kendra of DFDP, and who has also agreed to chair this session. Before I introduce the speaker and the theme, I would request Sri Ashok Pradhanji to kindly welcome the speaker, the students, and the guests. Sri Ashok Pradhanji. क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल, अवश्य। भारतीय विद्या भवन ज्ञानी केंद्र की ओर से मैं श्रीमती उत्तरा नेहरूकर जी का स्वागत करता हूँ। बहुत आभारी हूँ कि संस्कृत और संस्कृत व्याख्यान माला में आज आप पार्टिसिपेट कर रही हैं और भारतीय विद्या भवन का जो उद्देश्य है भारतीय संस्कृति और संस्कृत को आगे बढ़ाने का, उस विषय में आप जिस विषय पर आज बात करेंगी, संस्कृत लैंग्वेज साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ये जो भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य है उसको आगे ले जाने में आप हमारी मदद करेंगी और हम उसके लिए आपके आभारी आज हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय विद्या भवन के विषय में कुछ प्राथमिक सूचना देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 में हुई थी। महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो इसको स्थापित किया था और 80 वर्ष से आगे चलते चलते ये संस्था आगे बढ़ रही है और हिंदुस्तान में करीब 90 से ऊपर इसके स्कूल हैं और 300 से अधिक केंद्र हैं और विदेशों में भी भारतीय विद्या भवन के केंद्र हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और कई जगहों पर भारतीय विद्या भवन के केंद्र हैं और वो केंद्र भारतीय संस्कृति को
और संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात देखने की यह है कि भारतीय विद्या भवन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट। किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। जो भी कार्य सारे भारतीय विद्या भवन में किए जाते हैं, बहुत से करीब 80-85 स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, और संस्कृत और संस्कृति से संबंधित बहुत से कोर्सेज किए जाते हैं। उन सब से जो भी फीस आती है वो सब भारतीय विद्या भवन को आगे बढ़ाने में और जो लोग इससे जुड़े हुए थे उनको मदद करने के लिए हमेशा उसका खर्च किया जाता है। और किसी भी व्यक्ति, किसी भी ट्रस्टी के पास भारतीय विद्या भवन का पैसा नहीं आता। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय विद्या भवन को किसी भी सरकार से, किसी से भी किसी प्रकार की एड न मिलती है, ना हम आशा करते हैं इसकी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो भारतीय विद्या भवन के विषय में आवश्यक है जानना। और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और उसको वहीं से सारे भारतवर्ष और विदेशों में जितने भी भारतीय विद्या भवन की संस्थाएं हैं, केंद्र हैं, उन सबका वो शासन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मैं भारतीय विद्या भवन दिल्ली के बारे में ये कहना चाहूँगा कि भारतीय विद्या भवन दिल्ली 1952 में स्थापित हुआ था और बराबर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। आज का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन दिल्ली में 1960 के बाद से बना हुआ चला आ रहा है और हम भारतीय विद्या भवन बहुत ही इस बात का आभारी है। इस संस्था की डीन जो हैं वो हमारी शशि प्रभा जी हैं, जो कि संस्कृत भाषा के बड़ी भारी विद्वान हैं और भारतीय दर्शन में उनका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में रहीं और वाइस चांसलर रहीं सांची यूनिवर्सिटी की। हम उनका प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इतने अधिक संस्कृत भाषा के विभिन्न अंगों से जुड़े होने के बाद भी उन्होंने भारतीय विद्या भवन को ज्वाइन किया है और भारतीय विद्या भवन के इस संस्कृत महाविद्यालय, शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत भाषा के विभिन्न अंगों को आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ हमारा दर्शन है, अध्यात्म है और जितने भी वैदिक हमारे लिटरेचर है, वेदास हुए, उपनिषद हुए, और उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का पूरा कार्य हो रहा है। तो भारतीय विद्या भवन का संस्कृत शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय भारतीय संस्कृति और संस्कृत को आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारतीय विद्या भवन के दिल्ली केंद्र में एक 2009 में सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए भी आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत सरकार ने वहाँ पर एक चेयर इस्टेब्लिश करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि सेंटर ऑफ इंडोलॉजी आगे बढ़ रहा है। और लॉकडाउन के बाद भी संस्कृत महाविद्यालय शशि प्रभा जी द्वारा, उनके साथ जो आचार्य छवि कृष्ण आचार्य आर्या जी हैं वो भी, और सेंटर ऑफ इंडोलॉजी के द्वारा भारतीय संस्कृति के संबंधित वेबिनार होते हैं और विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन जो कि साल भर से ज़्यादा हो गया है, उसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य भवन के दिल्ली केंद्र से बराबर हो रहा है। और इस सब के लिए मैं प्रोफेसर शशि प्रभा जी, छवि कृष्ण आर्या जी
और शशि बालाजी वेंडला जी में उनका और जो लोग भी उनको साथ दे रहे हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो संस्कृत और संस्कृति व्याख्यान माला का जो दूसरा आज वेबिनार हो रहा है, उसकी स्थापना भी प्रोफेसर शशि प्रभा जी ने ही की है। और इसमें बड़ा प्रसन्नता की बात है, भारतीय विद्या भवन के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि श्रीमती नेरुकर जी आज संस्कृत लैंग्वेज और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के विषय में बात करेंगी। और मैं बहुत से लोग जिन्होंने आज इसको लेक्चर को वेबिनार को ज्वाइन किया हुआ है, लगभग 30 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, मैं उन सब का भी आभारी हूँ कि वो आज के इस वेबिनार में लेक्चर में सम्मिलित हुए हैं। और श्रीमती उत्तरा नेरुकर जी द्वारा जो भी आज बताया जाएगा संस्कृत और साइंटिफिक लैंग्वेज के संबंध के द्वारा, वो बहुत ही आवश्यक हम लोगों के लिए जानने के लिए है। ये जानकर हम लोग बड़े प्रसन्न होंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम भारतीय विद्या भवन का जो उद्देश्य है उसको आगे ले जा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं पुनः उत्तरा नेरुकर जी का स्वागत करता हूँ और शशि प्रभा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस व्याख्यान माला को आगे ले जाने का आज बड़ा शुभ दिवस प्रदान किया है। धन्यवाद। शशि प्रभा जी आप म्यूट हैं। धन्यवाद प्रधान जी। आपकी प्रेरणा, आपके मार्गदर्शन और संरक्षण से ही हमारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। वस्तुतः संस्कृत संस्कृति व्याख्यान माला की प्रेरणा आपने ही दी। पिछले वर्ष लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद हमने कक्षाएं तो आरंभ कर ली ऑनलाइन मोड में, लेकिन अन्य कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। प्रधान जी ने प्रेरित किया कि आप कुछ वेबिनार कीजिए, कुछ ऐसा कार्यक्रम शुरू कीजिए कि लोगों के साथ संवाद प्रारंभ हो। तो ये विचार आया कि भवन का लोगो है प्रमोटिंग संस्कृत एंड संस्कृति, उसी के अनुरूप ये संस्कृत संस्कृति व्याख्यान माला आरंभ की गई, जिसमें पहला व्याख्यान प्रोफेसर कपिल कपूर जी का हुआ था 19 मार्च को, फ्रॉम संस्कृत टू संस्कृति वर्नाक्युलराइजेशन ऑफ वैदिक थॉट। और अप्रैल एवं मई में हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए। हम सब जानते हैं स्थितियां कितनी गंभीर थी देश भर में। लेकिन जब मैं अगले व्याख्यान के लिए मैंने सूची बनाई थी कुछ वक्ताओं की और कुछ विषयों की, अभी कुछ दिन पहले एक वैदिक साहित्य के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा परिचय हुआ उत्तरा जी से। फिर मैंने आपका प्रोफाइल देखा जो मुझे बहुत ही रुचिकर लगा कि एक केमिकल इंजीनियरिंग IIT कानपुर से आपने किया और उसके बाद 1986 में उन्होंने IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और बहुत सा 15 साल तक लगभग उन्होंने काम भी किया। और काम किन संस्थाओं में किया? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस इत्यादि अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थाओं में काम किया। और यदि वो उसमें सतत चलती रहती तो आज जो सफलता के मानदंड हैं भौतिक दृष्टि से, वो आगे पता नहीं कहां तक पहुंच चुकी होती। लेकिन आज के युग में भी और वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में भी उनके भीतर उनके पिताजी ने शैशव में ही एक अंकुर डाल दिया था वैदिक ज्ञान का। और 2001 में 15 साल बाद उत्तरा जी ने नौकरी छोड़ दी और इंजीनियरिंग को छोड़कर वो अध्यात्म और संस्कृत की तरफ आ गई पढ़ने स्वाध्याय के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित आपके पिताजी ने आपको वैदिक दर्शन, वैदिक चिंतन और वैदिक विचारों के प्रति प्रेरित किया था। और आज आप स्वाध्याय के बल पर
इन्हीं क्षेत्रों में आगे इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि न केवल पढ़ती हैं, वो पढ़ाती भी हैं। उपनिषदों पर आपके 3 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। द स्मोकलेस फायर, अनरेवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ ईश, केन एंड कठ उपनिषद, द कॉजलेस कॉज, इटर्नल विजडम ऑफ श्वेताश्वतर उपनिषद और अंतर जागरण 9 उपनिषदों के कुछ विशेष प्रकरण। आपने अपने ही अध्ययन के बल पर पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, स्वामी दयानंद के वेदांग प्रकाश और वैदिक व्याकरण इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया और सेल्फ टॉट होने पर भी उनको कई गुरुओं का मार्गदर्शन भी मिलता रहा। इस बीच में आपने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया। 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन जो थाईलैंड में हुआ था, उसमें आपने न्याय दर्शन पर पत्र पढ़ा। आपके पत्र अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और पिछले 10 वर्ष से बंगलौर में आप जिन ग्रंथों का अध्यापन कर रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, मनुस्मृति, भगवत गीता और संस्कृत भाषा। जब मैंने आपसे बात की तो मैंने ये सोचा कि विषय आप ऐसा लीजिए जो आपकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि वही लोगों के लिए एक नई बात होगी। हम संस्कृत के लोग, संस्कृत के विद्यार्थियों से संस्कृत के महत्व पर बात करते रहते हैं और वो बात केवल अपने ही केंद्र में, दायरे में घूमती रहती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो केवल संस्कृतानुराग से, केवल जिज्ञासा से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में आया और जिसने अपने अध्ययन और अपने उद्यम के बल पर अपनी एक जगह बनाई है, ऐसी उत्तरा नेरुरकर जी। उनका आज एक विशिष्ट स्थान है बंगलौर के आर्य जगत में, वैदिक क्षेत्र में, और साथ ही जो उपनिषद दर्शन और भारतीय चिंतन है उसमें भी आप अपना स्थान बनाती जा रही हैं अपने परिश्रम के बल पर। और उन्होंने जो काल अंत में अपनी परिचय में लिखा कि वो क्लेरियन कॉल दैट स्वामी दयानंद गेव, दैट वाज बैक टू द वेदास, तो वही उनका भी उद्देश्य है। और उनकी वेबसाइट का जो नाम है वो भी इंडियन वेदास, ये उनकी वेबसाइट का नाम है। और आप लोग इनकी पुस्तकें अमेज़न से ले सकते हैं, उनके किंडल वर्जन भी उपलब्ध हैं। तो पुस्तकें लीजिए, पढ़िए और आज अब उनका व्याख्यान सुनते हैं। संस्कृत का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है। मैं आमंत्रित करती हूँ उत्तरा जी को। आपने जैसा कहा आपको अंग्रेजी में बोलने में अधिक सुविधा होगी, आप अंग्रेजी में अपना व्याख्यान दीजिए। संस्कृत ए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। मिस उत्तरा नेरुरकर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी और शशि प्रभा जी। सच में ये बहुत बड़ा संयोग था कि आपने मुझे उधर उस व्हाट्सएप ग्रुप में पा लिया और आपने आमंत्रित किया। ये आपका बहुत बड़ापन है। आपके सामने तो संस्कृत मुझे ना के बराबर ही मालूम होगी, मुझे काफ़ी उसमें कोई शंका नहीं है। तथापि आज देखिए, मैं अपने विचार कुछ प्रस्तुत करती हूँ। पहले क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या आपको? जी दिख रहा है मैम। हाँ जी, दिख रहा है। तो मैं भी अपनी तरफ से एक वैदिक प्रार्थना पहले बोलना चाहूँगी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। So Dr. Shashi Prabha said many big things. I hope I can live up to that. While my knowledge of Sanskrit would be definitely less than hers and a lot of other people who may be in this audience, what I would like to say is that since I am an engineering professional, a chemical engineer and a software professional, I have a different perspective on things. Also, I joined this field late.
So, you know, I don't have that association. Children, they form a different set of impressions, while I have entered after doing my engineering and so on. So I'm sure you'll find my perspective a little bit enlightening. So if we have to understand the importance of a language, the greatness of a language, how scientific a language is, first what we must do is we must erase from our mind that which we already possess. So we all have know some language or the other, and that language has actually evolved from Sanskrit itself. So there are a lot of things which you are used to, a lot of tools and ways of thinking which you are already used to. So for a moment, just remove everything from your mind, and you think that you don't know any language and you have come into this new world, and you see all this world around you, and now you are asked to construct a language. How will you go about it? As you can see, it is such a mind-boggling task. You don't know where to begin. You don't know how to classify the objects, how to categorize them, how you should speak about them. So probably if humans had to start making a language, it would be something like the language of the Egyptians. So in the language of the Egyptians, we have hieroglyphs, which are essentially pictures. So this is the hieroglyph of man drinks water. So here a man is putting his a hand to the mouth, which is what we might do when we have to construct a language, because we don't know how to go about it, how to split it up. Now, the problem with this, there are many, as you can yourself comprehend. Firstly, you can see here, there are already many meanings which are associated with this picture. Eat, drink, speak, think, anything which involves the mouth, head, or ideas is represented by this picture. So you have to put this picture in a context in order to be able to understand what it represents. So if I had to just say man drinks water, probably next to this picture, I would have to put those 4 wavy lines which represent water in order to be able to convey to you that I'm trying to tell you that man is drinking water. Now, that may be so, but then I have this limited canvas of pictures. If I now want to say that man drinks soda, then how do I go about it? How I have to now create a new picture which I must convey to the audience that this means soda, and I need to be able to attach it to this picture in some fashion. Again, if we go further and we say man glugs soda, he drinks it fast. How do I represent it in the picture? If I want to say man sips soda, he is having it very slowly. In that case, how do I represent it in the picture? So the picture is constraining us in many dimensions, and it becomes very difficult to proceed, make too much progress with this picture. You can understand that mathematics can be close to impossible with such kind of a language, and even higher thoughts for that matter. If we look at Japanese, then this is the representation for man drinks water. In this, you have 3 words, otoko wa mizu wonomu. Otoko means man. Here in the representation, as you can see, there is no separation between these 3 words. And mizu, which means water, is actually connected with the verb for drinking. So again, slight abstraction is there from the Egyptian hieroglyphic. But these are also, each symbol is a word in itself. At least it is a syllable in itself.
and we connect them and read them together, sometimes we need to remove parts of them or we need to add parts of them depending upon the context. If we had to put it simply, what this means is that we are not abstracting information from our environment to the extent that it becomes conducive for having a scientific language. That is what would represent a scientific language. Now, to tell you how language can impact thinking, because from these examples of the Egyptians and the Japanese that I have given you, you could say that why the Egyptians did very well, their civilization prospered and thrived, and the Japanese are at the top of technology. So what are you saying? That language is important for communication and for thought. That doesn't seem to be true. So let me take you to one extreme. I've always said that if you have to understand how something impacts another thing, the karya karan, the cause and effect relationship which exists, you need to look at the extremes, and then the relationship becomes very, very clear. So there was this explorer called David Livingstone, you might have heard of him, who was one of the first to go to Africa to try and convert the natives to Christianity. You can call him a missionary actually. So he ran into this tribe whom he called Hottentots and whom he recorded in his journals. He found that the numbers which they had were 1, 2, and then they said many. They could not count beyond 2. Now, if your language does not allow you to count beyond 2, then you cannot expect that this kind of a civilization, these kind of people who have this language will be able to make any progress as far as maths is concerned. Even in Egyptian hieroglyphics, you can say that surely they have made some progress because they have built the pyramids and the Sphinx, etc. Yes, that is true. They must have had some way of handling numbers. But as you can see, the Sphinx, the pyramid is not a very great structure in terms of having a great foundation, etc. It is a natural kind of a structure. Yes, it is a huge structure. It is a gigantic structure. But the impact of one's thought is really limited if the language is limited. And the reverse is also true. So if your language is huge and has many concepts, it actually drives you towards thinking new things. So let us try and put down all the thoughts which we have gathered from the previous slide. First of all, language must create an abstraction of the world. The speech is itself an abstraction, so we cannot be talking in terms of pictures. It must create an abstraction which is conducive to describing anything and everything. This abstraction, it must be scalable, allowing for new concepts to be seamlessly incorporated. What this means is that you have a flexible and a large vocabulary, and a vocabulary which is based on gunas, on qualities, in order to be able to ascribe it to the new thing which is coming up. And of course, you must have a pretty good basis that most of the gunas are covered in your language. For it to be scalable, it must also be an intelligent construct. It must be, that is, a scientific construct. What this implies when you are talking of magnitude and when you are talking of a construct which allows scalability is that it must be an intelligent construct. There must be a way in which you are able to derive one thing from the other thing. So it will be complex. Yes, sure, because once you have a large vocabulary, it becomes that much more for the brain to imbibe. However, it must also be elegant, so that the brain can systematize that information and keep it. Similarly, writing is as important as the spoken word. As we saw in the Egyptian hieroglyph,
if we are restricted to words and to syllables as forming language, then whenever we encounter a new language, we will be stuck. As you can see in the Indo-European and Middle Eastern set of languages, which all originate from Sanskrit actually, we are able to learn very quickly the other languages because we deal in sounds and we don't deal in ready-made syllables. So now we shall look at Sanskrit in this light and see whether it meets these requirements or not. Before we proceed forward, I want to first cancel that one too many of the Hottentots and tell you in Sanskrit that in the Yajurveda itself, which you may place it at 2,000 years old or 5,000 years old or whatever, but we all recognize the fact that Sanskrit has originated from the Vedas. So we look at an example of the Yajurveda. And also it is admitted by the whole world that the decimal system and the zero have been discovered in India. So I want to show you this verse from Yajurveda, which actually you can say is the progenitor, the one which is the basis for the decimal system. So here you have various powers of 10. So you have Eka, then Dasha, then Shata, then Sahasra, Ayutam, Niyutam, Prayutam. These are 10 to the power, we have reached 10 to the power 3, 4, 5, 6, and so on. Arpudam, Nyarpudam, Samudra, Madhyam, Antaha, Parardhaha. Some of the various powers are combined together. So in this Parardha, this is 10 to the power 17. Let me come to Parardha later. One thing I want to show you first and foremost is this Eka. Sorry. Eka is 10 to the power 0. So already you have Shunya here. And the Vedas are telling you that the 0th power of 10 is 1. This is a huge concept in itself. And it is only, I think, in the 18th century that this has been discovered in science. Then Parardha 10 to the power 17 is also such a huge concept that Al-Baruni, who had followed Mahmud of Ghazni to India and was recording as his historian and his bard, he said that in the West, which means the Middle East and the Western world, the Middle East actually being considered more knowledgeable than the West, they are only able to handle numbers up to 1,000. This was 1000 AD in which he had come. So he was aghast that these Hindus are able to even think of a number like 10 to the power 17. I have a feeling even you may have difficulty. These days we can write 10 to the power, 10 to the power, 10 to the power, whatever we feel like. But actually getting our heads around such a large number is a completely different cup of tea. And just to give you an idea, 10 to the number of grains of sand on the planet Earth is 100 times 10 to the power 17, that is 10 to the power 19. So just 100 times, if you can reduce, you will get some idea of 10 to the power 17. So it's a huge thing that the Vedas have given along with the language. Now, if we look at the language, we all are familiar with this alphabet. And we know that the swaras or the vowels are pronounced first, and then all the consonants are pronounced. And the consonants are categorized into 5 sets, and then subsequently a further set is there of miscellaneous ones, but those are also actually categorized. Now here I would like to point out that this A-A-E-E which is there, this separation of vowels into consonants is an extremely non-trivial concept. It's, we sometimes take it for granted, but in all the other languages that we come face to face with, other than the Indian set of languages, you have A, E, I, O, U, which is interspersed in the whole alphabet.
which gives you an indication that actually it was not recognized separately as a separate kind of a alphabet, as a separate kind of a letter. It was read just like any other letter. Also, you will notice is the words of English have typically come from Latin and has influence of Greek. So this A, B, C, D are like alpha, beta, gamma, or delta, that they are names of the vowels, of the letters. They are actually not the sounds of the letters themselves. That is why, we Indians have a lot of problem with these foreign languages, because we are used to a very, very phonetic system in which what we read is what we speak, and what we speak is what we write. There is no difference between the two. This is because these symbols, they represent sounds, and they do not represent, they are not names. Secondly, the separation of vowels and consonants. Vowels are defined as swayam rajanti iti swara. Now, I want to tell you something which is a little bit off the cuff here. It's not necessarily very scientific, but I think most Sanskrit students are not aware of this. What this implies is that if you speak any of the vowels, you should be able to speak it continuously. And this is not true of any of the consonants. Consonants require a vowel in order to be spoken. So, for example, those which we have written over here, kaka, gaga, they have a included in it. So to illustrate it to you, when I say a, then I can continue to say a for as long as I want. So I say a, and the sound does not change. But when I say ka, we are left with only akar. So ka finished off in the beginning, and we are left with akar. This is the characteristic difference between vowels and consonants. Even if we say ak, it will end. The akar, the ka just finishes in a moment, and it is done with. And what you are left with, the sound which you retain, is the vowel, because it doesn't require any other support. So I told you these, and we say that there are 9 vowels because this is the Panini system which we use, in which akar and ikar are combined, and u are combined, re are combined. Sorry, this one I could not get the double re, and l and a, o are all combined. That's why we just say there are 9 vowels, and there are 33 consonants. It is interesting to note that the first 4 vowels, that is a, e, u, and the have 18 forms each, and the remaining 5 have 12. Together we get 132. I don't want to get into too much detail of this. I am sure all Sanskrit students anyway understand this. But for a vowel to have 18 forms to begin with is a huge number, and very difficult for our brains to get around it. And all Sanskrit students struggle with that. Then you have ayugavaha, 8 more forms which are available, which include anuswar, visarga, etc. So we have a very comprehensive alphabet. Over and above that, the science of phonetics and prosody is extremely well developed. So I can categorically tell you that Sanskrit is the only 100% phonetic language in the world. And a lot of Indians come back to me and they say, what do you mean Hindi is also a phonetic language? And all other languages which have originated from Sanskrit are all phonetic languages. But it is not correct. So in Hindi you say Kamal. So la actually becomes Halant. But in Sanskrit you will have to say Kamala. So Sanskrit is the only phonetic language, and it is 100% phonetic language. So this is another very, very beautiful aspect of Sanskrit. So as you can see in the alphabets themselves, the categorization of the alphabets is based on the part from which it is originating. Kanthya, Talavya, Murdhanya.
etc. So this indicates a very deep knowledge of the apparatus, the vocal apparatus through which these sounds are being produced. So it is only obvious that we should be very good at determining that how these letters need to change when they come together. This is called sandhi, and the characters change based on what comes before or what comes after. Typically, what comes after changes the one which is there before. This is found in a very, very reduced fashion in other languages, but in Sanskrit, the rules are beautifully laid down and you cannot break them. So, for example, if I had to tell you in English, an is the negation of something, just as in Sanskrit. So you say unnamed, which means not named. But when it comes to attaching in front of mature, you will say immature, because unmature causes a difficulty to your tongue in producing, moving from na to ma. Both are anunasics, and it is not possible for you to move from na to ma without taking a small break in between. So that is why automatically it's changed to immature. So that way, in a very hidden fashion, sandhi does work in all these languages, because it is impossible to really provide a very fluent language without using the laws of sandhi. But in Sanskrit, you really can see how these things work. Similarly, the science of prosody is so advanced that it has been lately been discovered that the binary system is actually, which is so important in computers these days, has first been properly enunciated over there, has been described, has been covered for defining the different meters. Now let us look at the classification of words themselves. So Sanskrit has recognized 4 types of words. You have nouns, which are nama, verbs, which are akhyat, prefixes that are upasarga, and indeclinables that are nipat. This is the categorization as per Nirukt, Yaskas Nirukt, but it is generally agreed. Though you will find other different types of words, but these are the main 4 categories which they are classified under. So we will look at these as we go along. What I want to tell you here is that this categorization, main categorization of nouns that are objects and verbs that are actions, is a huge leap in thinking itself. Just as we saw man drinks water, we have a tendency of associating, even in the Japanese, the water got connected to the verb. That is a sign of not being able to distinguish between objects and actions. So this abstraction of first saying that there is a set of objects which are there, which I will call nouns, and there is a set of actions which are being performed, that I will call verbs. We take it for granted, but it is an extremely non-trivial categorization. So I think generally you would know prefixes. I have told you about nouns and verbs. Then prefixes provide a specialized meaning. These are the upasargas, which we will also see further. Then indeclinables are the particles like and cha, api, also, etc. Particles which don't cannot be put under noun or verbs. So now when we look at the declension of nouns, I will go through this a little rapidly. I'm sure either you know it or you don't know it. So we have 7 vibhaktis which are there, which tell us what is the association of the noun with the verb in the sentence. So if we look at, say, a sentence like Sa Pathanaya Vidyalayam Gacchati, then who is going? She is going. So Sa. And what is the action? Gacchati. Then where is she going? Vidyalayam. For what is she going? Pathanaya. So these different endings which are being provided over here, these help us
to classify the association of the different nouns with the verb. So these nouns have Please kindly mute your mic, Rituji. so we have three numbers, 1, 2 and many. This might look like Hottentots, but actually it is not so. And also you have gender. So gender is associated with nouns, remember this. And we have this special thing like two in nouns. My own feeling is that two has been given a separate form for nouns because there are a lot of dualities which we find in nature. So you have two eyes, you have two ears, you have two swaras of your nose, etc. Two arms, two legs, etc. And also you have a thing and its negation. So you have pap and punya and so on. So these dualities which exist in nature are so many that it was felt that by the Vedas that you need a separate number, and so we have 1, 2 and many. Of course, under many you can specify how many. As I told you that the verbs are really the ones which are at the heart of a sentence. So because you are trying to communicate something which you want to specify some quality of some object maybe, but even that existence of the quality in here, existence is actually a verb, the act of existence. So given the verb, now all these nouns in their 7 vibhaktis, they revolve around the verb. The verb now does not have a gender. This is most amazing actually. You know, in Hindi, which is my mother tongue, so I can relate to that. The verbs have been made into a gender. So वो स्कूल जा रही है, वो विद्यालय जा रही है, और वो विद्यालय जा रहा है. लड़का विद्यालय जा रहा है, लड़की विद्यालय जा रही है. But actually the action does not have a gender. Action is just the action of going. So it has been abstracted out in Sanskrit and put separately, which is the most logical thing according to me. Number, yes, it needs to be there, and person, that is I am doing, you are doing, or others are doing. This also needs to be indicated. So this information is encoded inside the verb itself. These are now conjugated to express tenses and moods, and Sanskrit has the largest number of tenses and moods, 11 of them, of which 3 of them are actually not used in today's Sanskrit. These include lut, ring and late. Late is used only in the Vedas and some Vedic texts like Brahmanas, Aranyakas and Upanishads, and in no other Lokik text. And lut and ring are basically, they have fallen out of vogue. You know, there is one Dr. Nicholas Kazanas had come, and I had listened to his lecture, and he told us that they are discovering that as the generations are going down, the amount of information we seem to be keeping in our head is kind of changing. I would say changing, though he was saying it is reducing. So the number of colors that we are now able to identify and name have actually reduced. This was most shocking for me. So I think a lot of people will relate to the fact here that magenta and lilac, you will not be able to differentiate anymore. So they are finding in the generation even after me, they have lesser and lesser words. So we have a lot of information coming from here and there, but our vocabulary is really going down. So accordingly, in these ancient times, they had such a large vocabulary, we are not able to deal with it today. So these lakaras each had 9 forms, and the Vedic lakar actually had 90 forms, just one lakara. So we got 180 forms per verb. And these verbs were based on their forms. They were divided into 10 ganas, 10 groups, and into 2 basic types, that is Parasmepad and Atmanepad. Now these declensions and conjugations, they form the
the basis of the language. And in that also, actually, nouns are supposed to be derived from the verbs according to the Niruktas. They say that all words arise from nouns. That association also is becoming hazy to us today. So, for example, the words Rama and Sita may mean only Rama and Sita for us today, but actually they are derived from roots and they do have meanings of their own. So now with these basic forms, there are now processes defined in Sanskrit by which you can keep drawing out words at will. It is like, you just apply one prefix, one suffix, you get one new word, and now this will operate as a new noun on its own or a new verb on its own. And now with this new entity, this new noun, you can again operate and provide one more prefix, one more suffix, and create another new noun. So like that, nouns create new verbs, and verbs create new nouns. Nouns create new nouns, and verbs create new nouns. And of course, we know that multiple nouns combine into samasas and produce new nouns. So now this whole structure starts going completely out of hand almost. So I want to again bring out this fact to you through this four main ways in which verbs are modified. So you have the original sentence Sah Chalati, he moves. Then we can create using which Saha Yantram Chalayati, he moves a machine. Now you see between this he moves and he moves, you are unable to distinguish the difference between he himself is moving or he is moving the machine. But this difference is completely clear in Sanskrit. This is also true in other languages. And such as Hindi, you will not always be able to distinguish looking at just the verb that it actually means the causative form. Then Saha Chanchalyate, he moves a lot, San Pratyaya, and Saha Chi Chalishati, he wishes to, sorry, that was Yang Pratyaya, this is San Pratyaya. These again are formations which we would say a lot and qualify the verb, but in Sanskrit we can add it. We can say Bahu Chalati, but we can also incorporate it in the verb itself and make a new verb. And now these this Chanchalyate, etc., you can add the words one over the other, as I told you earlier. So in Chanchalyate, you can add San Pratyaya and make it say that he wants to move along. So all these get encoded, and so much shrinking happens in the volume that some 3 lines of words in English on a normal page, you can contract into one sentence in Sanskrit. Here I wanted to show you what differences happen because of upasargas. You remember the third category of after nama, akhyat, upasarga is the third category. So how it creates a difference. So sa phalam grihnati, he takes or holds a fruit. Raja aparadinam nigrihnati, he punishes the culprit. Guru mam anugrihnati, gratifies me. Rajano vikrinitah, the 2 kings are fighting. Sa vastrani pratigrinati, she accepts clothes. So you have these verbs which are there, and now you are able to add upasargas, and not only one, you can add 3, 4, 5 upasargas together, and you can get more and more and more shades of meaning. On top of that, you have sakarmaka and akarmak kriyas. So you have transitive and intransitive verbs. Can you imagine the amount of abstraction this is, that you are able to say that there are some verbs which have an object and there are some verbs which do not have an object. All these lines of thinking have all originated from Sanskrit, and then of course from the Vedas. Then you have active and passive voices.
in Sanskrit, active and passive voices are there completely, through and through. There is not a single verb which cannot be expressed in a passive voice. This is not true for any other language, including Hindi. So I have given you two examples, three examples, two examples of two languages. So tena phalam grihate, the fruit is taken by him. This is a regular sentence in which he is the doer and the fruit is the object. The subject is him and the object is fruit. Tena vidyalayah gamyate, the school is gone by him. See, now English has gone out, so we are out of English now. We cannot express this in English because the English requires an object for it to be made an passive voice. In Hindi, you will say, uske dwara vidyalaya jaya jata hai. We are already reaching the borders now of Hindi. You will typically never use this sentence. You can, if somebody says it, you will barely understand it. Then tena dhavyate, it is run by him. उसके द्वारा दौड़ा जाता है. So actually, sorry, the previous one did have Vidyalaya as an object, but still it was not possible in English to be able to translate it, and in Hindi you could do with some difficulty. Here this is an intransitive verb, and it is impossible to convert it into a passive voice at all in other languages. So if we look at the number of conservative estimate of the number of possible verbs which can be made out of a single verb root, then that works out to be around 660. And we have around 3,000 verb roots which are there. So you get this mind-boggling number of 19,80,000 verbs which are possible. And this is a very, very conservative estimate because we have not even considered multiple upasargas being put and so on. Subsequently, there are 40 krit suffixes which generate nouns out of verbs, and then there is the samasas, etc. The bottom line is that there is no count for the nouns at all. I could give you some number for verbs, but actually for nouns, I cannot give you even an approximate number because they're just infinite. So in the Oxford English Dictionary, I understand there are 273,000 headwords for English, which you can roughly translate into the root words. We have exceeded those in just the number of verb roots. So you can imagine what is the difference between Sanskrit and the other languages. For that reason, this is called Shabd Brahma. And Sanskrit really knows no bounds whatsoever. So if going back to what the requirements we had first laid down for how a language should be, if we had to make a really scientific language, then we find abstraction exists completely. There's a huge vocabulary. It is an intelligent construct which is complex and elegant, and that is why we are able to handle so many words. Otherwise, it would run out of anybody's buddhi. And writing is beautifully described so that you can, the symbols are easily modifiable and expressed. So I want to give you one. Shashi Prabhaji, if I am exceeding too much, please stop me. I'm trying to rush through, but please do stop me at any time. So I want to quote from a famous 1985 paper, which was written by a researcher at the NASA Ames Research Center in California by the name of Rick Briggs. And this is often quoted by Sanskrit people as saying that how Sanskrit has been found to be the most conducive for computers. So I'm reading it to you in parts because the sentences are of not value or the other parts. The syntax and semantics of natural languages are clearly cumbersome and ambiguous in their function,
as vehicles for the transmission of logical data. This is like that he moves and he moves a machine. That same thing, they are illogical and ambiguous, I should say, not illogical. And there is at least one language, Sanskrit, for which this is not true. Among the accomplishments of Sanskrit grammarians can be reckoned a method for paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence but in form with current work in artificial intelligence. So in artificial intelligence, actually they wanted to create that verb net, they called it a semantic net, by which given particular sentence, from the semantics you should be able to, from the syntax you should be able to determine the semantics. So they found this, he found this Nagesh Bhatt's book from which he has derived these semantic nets for Sanskrit, which kind of parallel those of things. So it's actually not a programming language that he's talking about, but in terms of artificial intelligence, where you're trying to understand natural languages. So most natural languages are very, very ambiguous in their meanings, the meanings that they convey. It is Sanskrit which defines them in a most unambiguous fashion. You cannot draw another meaning from when you say pustakaya, for the book. It is already there as part of the noun. So now that we have seen this very well-crafted language, I have to tell you that the origin is are the Vedas. These are revealed texts. This is what the Hindu tradition says, that they were not created by any human being, but they came to us from God. And Sanskrit has been derived from them. So reading them, Sanskrit syntax and semantics has been worked out, and the various forms and their meanings. Also, I have to tell you that there is a distinct difference between Vedic and Laukic Sanskrit. Vedic Sanskrit retains yogic meaning of words. That means the original meanings of the Pratipadikas and the Dhatus are continued into the word itself. I will give you some examples of this. And Vedic words are supposed to have an organic relationship with their meanings, which is supposed to be eternal, which runs across actually multiple universes. So it never changes and it is really eternal. That is what our tradition says. And I would not be surprised, given the perfection of the language, it is very difficult to conceive of a even more perfect language. So Sanskrit, the word itself means refined or well crafted. And as we can see, it is the most appropriate word for this language. Also, we can see that the languages which have been derived from Sanskrit have actually not been able to keep up with Sanskrit in the various forms which Sanskrit provides. So they have cut it down. So the various declensions of the nouns were quickly first removed and moved into prepositions, which were away from the noun. So now you have to read the noun word along with the preposition. पुस्तक टेबल के ऊपर रखी है, तो के ऊपर जो है वो उससे बाहर चला गया. So this is the problem with the other languages. It's not a problem. They have also succeeded a lot, but it's not perfect. So due to a shortage of time, I will not give you a lot of words which you think you understand, but actually you don't understand. So for example, Mata, you clearly understand it as mother, but it comes from the dhatu ma, mani, which is the same from which we get the word nirman. So that is why Mata is there with Triche Pratyaya, which says that Ma, the mother, actually builds the body of the infant. And that is so true. She builds the infant in the womb. Then Pita is derived from Parakshane, which means that Pita is involved. Once the baby is born, Mata has done her job. Then the Pita is involved in the Rakshan of the family, protection of the family. Similarly, Sansar or world is derived from Srugato, which means that which is ever changing. Sansar.
let me skip these. I want to tell you about Hridaya. So there is a beautiful definition of Hridayam, which is given in Brihadaranyaka Upanishad, which divides it into three parts. There are only three parts to it. So Hri, Da, and Yam. So it says Hri is for Harane, and Da is for giving, Hri is for taking, and the Ya comes from in, Gato, that is for motion. So if you now consider this definition, this is what I meant by yogic definition of words. So logic meaning of Hridaya is just heart, but the yogic meaning allows us to go further. So in that Brihadaranyaka Upanishad itself, first it is given as Hridayam is equal to heart. So that is easy to understand because Harane, the heart takes the blood from the body. Okay, all the body, the blood from the limbs comes into the heart. Then Dudan Dane, it also gives out blood to the whole of the body. Also, it sets the blood into motion. It is the pump. So therefore, in Gato. However, it can also be applied to mean mana. So mana accepts the various sensations which are coming through the various senses. So all the sensations are received by the mana. Then it also, so this is Harane, it also gives signals to the body parts to act. So that is Dudan Dane. In Gato, it itself is capable of Sankalp and Vikalp. So therefore it is called Hridaya. So Mana is called Hridayam. Similarly, Brihadaranyaka also says Buddhi can be called Hridaya, and also Brahma is called Hridaya. For details of this, you can please refer to my book Antar Jagaran as well. This is my favorite word, and I would really like to tell you about this. Ayuhu. This is such a simple word, just consisting of 2 syllables, and everybody is aware of it. And you know it means lifespan. So is ang prefix, and yu comes from yu mishrana nature. So that means mixing and unmixing. And means from and until. Ideally, if we were face to face, I would ask you to think for yourself and determine how from, until, mixing, unmixing could mean a lifespan. Anyway, since we are not, I will give you the reason. The way it has been derived is from the time that the soul mixes with the elements of the body and till the time that it separates from them is the lifespan of a being. Isn't that lovely? Also, since I'm a Vedic scholar, I have to give you a Vedic mantra which describes the origin of the Vedas and the language Sanskrit from the Vedas. So it says, Brihaspate Prathamam Vacho Agram Yat Prerata Namadheyam Dadhana Yadesham Shreshtam Yada Ripramasit Prinata Desha Esham Nihitam Guhavi. O Lord of the Vedas, Brihaspate. Brha, this Brih Dhatu means huge. So since the Vedas are huge, the meanings that they contain are huge, they are called Briha or Brahma by themselves. And the Lord of those Vedas, we are calling out to him here, addressing him here. You are the one who first brought forth the Vedas, Prathamam Vacho Agram, thus giving names to everything that exists in this world. Namadheyam Dathana. So this is also what Manu has said in Manusmriti, that all Nam and Akhyat have actually derived from the Vedas. This is again Vedas corroborating themselves. Deep in the minds, you know, the Vedas are considered Swata Praman and revealed texts. So they are giving their own Praman. Deep in the minds of the earliest sages, you that is Brahma, God, generated the knowledge of the words of the Vedas that are the best and without any sin.
The meaning of this is that the Vedas lay down the ideal language and the way of life that is without any sin. With this, I would like to end my speech. Thank you very much. Dhanyavad. I'll stop the sharing. Shashi Prabhaji, you are on mute. सभी श्रोता, Here, I had a question, madam. yeah, we'll have some question answer. Please let me thank the speaker first. उत्तरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर यही बातें हम तो पढ़ पढ़ा के संस्कृत वालों से करते ही रहते हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता उतनी नहीं होती। आज एक साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक ढंग से इन बातों, ब्रिक रिग्स का पेपर और उनका वो कोटेशन हम भी कोट करते रहते हैं, लेकिन उसका मर्म जाने बिना। और ऐसा होता है, कुछ लोग साइंस में बहुत दक्ष होते हैं, कुछ संस्कृत में बड़े प्रवीण होते हैं। ऐसा संयोग विरल होता है कि जब एक साइंटिस्ट संस्कृतज्ञ बनता जा रहा है। एग्जैक्टली मैडम, बहुत खुशनसीब है। कांचन संयोग हुआ है आपके व्यक्तित्व में, ये दुर्लभ है। और आपके लिए मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आपका ये ज्ञान है संस्कृत का और बढ़ता रहे, और आप इसी प्रकार विश्वसनीयता से, क्योंकि ऐसे लोग आज के युग में संस्कृत की वैज्ञानिकता को, संस्कृत की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने में अधिक योगदान कर सकते हैं। हम लोग संस्कृत की जीविका से जी रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग संस्कृत सेवी लोग हैं, तो आप इसी प्रकार अपना ज्ञान बढ़ाती रहें, उसका प्रसार प्रचार। यहाँ बहुत सारे मैं देखती हूँ संस्कृत के अध्यापक भी हैं, कुछ सेवानिवृत्त हैं, कुछ अभी पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे छात्र भी हैं और उनके प्रश्न भी होंगे। तो आप सबके बड़े आशीर्वाद बनाए रखिए कि जैसा आप कह रहे हैं मेरे ज्ञान में वर्धन होता रहे। जी, तो संस्कृत के महत्व के विषय में तो हम लोग जानते हैं, बहुत पहले 1785 में विलियम जोन्स ने कहा था, वो उन्होंने 4 महीने संस्कृत पढ़ी थी केवल, और उन्होंने जो घोषणा की थी, मैं कोट करना चाहूंगी, आप लोग सब संस्कृत वाले शायद परिचित भी होंगे। द संस्कृत लैंग्वेज, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident. So strong indeed that no philologer could examine them all three without believing them to have sprung from some common source which perhaps no longer exists. This was in 1785, after 4 months of his study. तो आपने तो इसको 2001 से संस्कृत पढ़ना शुरू किया है, 20 साल हो चुके हैं, इसलिए आप उसके मर्म तक पहुंची हैं और उसके मूल तक भी पहुंची हैं, वेद तक भी आप पहुंची हैं। तो अब आपके इस वक्तव्य पर, इस प्रस्तुति पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो कुछ प्रश्न आमंत्रित कर सकते हैं। जी, प्रश्न पूछिए। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैं संभुत दास बोल रहा हूँ मैडम। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप जैसा एक गुरु मिला। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ काफी समय से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं होता है, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। तो मैडम, मैं थोड़ा विज्ञान में रुचि रखता हूँ और साथ ही साथ उपनिषद वगैरह में भी थोड़ा रुचि रखता हूँ। स्वामी विवेकानंद और योगानंद से जिससे मैं थोड़ा प्रभावित हूँ। तो विज्ञान की बात करें तो मैडम, कुछ दिनों से बहुत सुनने में आ रहा है कि पश्चिम के लोग बहुत संस्कृत पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिशनल साइंस है, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है वो कह रहे हैं उस पे वो लोग इसको यूज करेंगे। फिर जो पास्कल ने जो चीज बहुत पहले कहा है संस्कृत में, वो बहुत पहले से ही था, और कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक उसमें भी संस्कृत बहुत यूज हो रहा है।
तो मैडम ये चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारे जो थ्योरीज हैं, क्या मैडम ये चुराया गया है हमसे? नहीं नहीं, चुराया तो गया नहीं है, बल्कि हम ही भूल गए हैं उसको। लेकिन जो आप बता रहे हैं उसके लिए भी मैं उसी के लिए मैंने रिक ब्रिक्स का ये कोटेशन भी दिया, क्योंकि वो मिस कोट होता है मेरे अनुसार। तो रिक ब्रिक्स का ही पेपर है जिसके आधार पे ऐसा बोला जाता है कि इसको कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन रिक ब्रिक्स ने जो कहा है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में बोल रहे हैं वो, और वो सिमेंटिक नेट क्रिएशन के बारे में कह रहे हैं। जहाँ तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, हमको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको कुछ भी परिचय हो तो अंग्रेजी को ही बहुत बदलना पड़ा। देखिए मैथमेटिक्स जो है, एक तरीके से आप सोचिए कि वो लैंग्वेज है, वो एक लैंग्वेज बनानी पड़ी, क्योंकि जो नेचुरल लैंग्वेज होती है वो एम्बिगुअस होती है, उसके अर्थ आप ठीक से पूरी तरीके से कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन जब आप इसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे 2 × 3 = 6, तो उसमें कोई संदेह नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए एक डिफरेंट लैंग्वेज बनाई जाती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाती है जिसमें कि कोई भी दुविधा ना हो कि इसका मतलब क्या है, जो कि हमेशा आपको संस्कृत में रहेगा, किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में रहेगा। इनफैक्ट वेदों को समझने के लिए इतना ज़्यादा बड़ा विस्तार जो है साहित्य का, वो इसीलिए है क्योंकि वेद जो हैं लिखे हुए ग्रंथ हैं, नेचुरल लैंग्वेज संस्कृत में लिखे हुए हैं, उनके अर्थ समझने में इतना कष्ट है। तो क्योंकि वो एक कुछ नेचुरल उसमें एम्बिग्विटी होती है। तो एक तो वो बात गलत है, वो जो रिक ब्रिक्स कह रहे थे, वो एक दूसरी बात कह रहे थे कि आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम नेचुरल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं उसमें संस्कृत बेस्ट है, उसको समझना सबसे आसान है। सबसे नॉन एम्बिगुअस लैंग्वेज जो हो सकती है नेचुरल लैंग्वेज, वो संस्कृत है। तो एक तो वो आप उसको अपना वो कम करिए विस्तार। फिर उसके बाद जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है वो एक्चुअली भाषा को समझने के लिए कंप्यूटेशन किया जाता है कि उसमें कौन से वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स वगैरह जुड़ के कैसे क्या क्या बनता है। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कोई लैंग्वेज से कुछ नहीं उत्पन्न होता, लैंग्वेज को स्टडी करने का एक ब्रांच है, उसको कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो दूसरी भाषाओं पे भी किया जाता है, और संस्कृत बहुत ही, क्योंकि साइंटिफिक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें कंप्यूटेशन उसका करना कि अगर मैंने ये अ जोड़ा और उसके बाद मैंने ई जोड़ा तो वो ए बन गया, ये बड़ा ही मतलब पाणिनि के सूत्रों से जैसे निकलता आता है, यही कंप्यूटेशन है, इसी को कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो ये इंग्लिश में इतना आसान नहीं है कि ए और आई मिल के ए बनेगा, लेकिन संस्कृत में ये सारे रूल्स बड़े वेल डिफाइंड हैं। तो हम संस्कृत को ही कंप्यूट करने में हमको बड़ी आसानी है। तो ऐसा कोई चोरी वोरी का कोई वो नहीं है इसमें। धन्यवाद मैडम, प्रणाम आपको। और कोई प्रश्न है? जी मैम, मेरा एक प्रश्न था कि नासा जी। का ये बार बार हर जगह पढ़ा जाता है कि नासा ने कहा है कि संस्कृत को हम बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्धक बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैंडेटरी कर दिया है वहाँ स्कूल्स में भी कि नासा में इसका प्रयोग होगा बहुत ज्यादा। तो क्या ये सत्य बात है? नहीं, नासा में प्रयोग नहीं होता है इसका। और जो संस्कृत के स्कूल बढ़ रहे हैं, यूरोप में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, वो अन्य कारणों से पढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी आप टीवी वगैरह पे भी न्यूज़ आते हैं, वो बोल रहे हैं कि उसके उच्चारण में आपकी जो प्रक्रियाएं होती हैं मानसिक, वही इतनी उत्तम कोटि की होती हैं कि उससे आपका ब्रेन जैसे फंक्शन करने लगता है एक अलग लेवल पे। इसी प्रकार से उसके पढ़ने में जो आप उसकी ग्रामर को सीखते हैं, जो उसको समझते हैं, उससे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन नासा तो अंग्रेजी में ही काम करता है। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न?
मैडम, सिस्टर उषा ने जब नासा की बात उठाई है तो प्लीज मैं एक थोड़ा और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ? पहले दूसरों को मौका दे लें, अगर कोई और नहीं होगा तो आप दूसरा पूछिएगा। ओके। और कोई प्रश्न है? नहीं है तो आप पूछिए जी। अच्छा मैडम, मेरा ये प्रश्न है, मैंने बहुत पहले स्वामी विवेकानंद का शिकागो में उन्होंने जो वक्तृता दिया था उसके ऊपर आधारित एक किताब पढ़ा था, ज्ञान योग, 98 में 7 में तब पढ़ा था। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने स्टीफन हॉकिंग्स का ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ा। जब मैंने स्टीफन हॉकिंग्स को पढ़ा, मिशो काकू को जाना बाद में, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लोग उन किताबों को पढ़ के सीधा ट्रांसलेट किया, क्योंकि इस ब्रह्मांड का सृष्टि के बारे में मैंने थोड़ा उपनिषद भी पढ़ा, तो उनमें देखा इतना डिटेल में बताया गया है और ऐसा लगता है कि सीधा फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ये ब्लैक मैटर से लेके सारी चीजें, पुरुष प्रकृति कैसे बना, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि कैसे बना। और दूसरी बात मैडम, अभी बहुत इस बारे में बात हो रही है, एलोन मस्क ने सीधा ये बात कहा कि वी आर लिविंग इन द मैट्रिक्स, इस ब्रह्मांड की कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम एक मायाजाल में जी रहे हैं। और ये बात तो बहुत पहले हमारे शास्त्रों ने कह के गया कि सब कुछ ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो इसलिए बार बार मुझे ये संशय होता है, क्या मैडम ये सारी चीज यहाँ से लेके उन लोगों ने प्रचार किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने यहाँ से लेके प्रचार किया हो, लेकिन अब जब वो वहाँ से उन्होंने अपने आप डिस्कवर किया है तो वो कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे टाओ ऑफ फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, इस तरीके के अन्य उनको पैरेलल्स दिखते हैं। जिस तरीके से आपको पैरेलल्स मिले, वैसे ही अन्य लोगों को भी, साइंटिस्ट को स्वयं पैरेलल्स दिखते हैं कि कैसे, क्योंकि अवश्य ही वेद जो बताते हैं कि सृष्टि कैसे हुई और उसके आधार पे जो अन्य दर्शन आदि ग्रंथ हमको बताते हैं कि सृष्टि किस प्रकार से हुई, वो सत्य ही है। तो आज यदि आज का विज्ञान अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है तो एक दिन उसको पहुँचना ही है आखिरकार। तो अवश्य आपको पैरेलल दिखेंगे ही दिखेंगे, उसमें कोई हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। इसका एक कारण शायद ये भी है कि ह्यूमन माइंड थिंक अलाइक, कहीं भी हो मनुष्य, सब सोचने की प्रक्रिया वही है और अलग अलग जगहों से, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से उसी निष्कर्ष पर पहुंचना कोई अस्वाभाविक नहीं है। सही है, सही है। और कोई प्रश्न? तो अब मैं प्रधान जी से निवेदन करती हूँ अच्छी टिप्पणी के लिए। सर, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैं बहुत आभारी हूँ उत्तरा जी का, बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से उन्होंने एक बहुत ही सब्सट्रैक्टिव मैटर को आगे बढ़ाया, संस्कृत और विज्ञान को आगे लेकर आगे चले। इससे बहुत से लोगों ने इसको सुना और उससे उनको लाभ हुआ। मैं पुनः उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि भारतीय विद्या भवन के इस उद्देश्य से वो आगे भी जुड़ी रहेंगी और भवन को लाभ पहुंचाती रहेंगी अपने ज्ञान से, अपनी रिसर्च से, और हम सब आपके आभारी रहेंगे। और जो लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी मैं आभारी हूँ। शशि प्रभा जी का भी आभारी हूँ, उन्होंने इसका पूरा ऑर्गेनाइज किया। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय विद्या भवन की ओर से, अपनी ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी, मेरे ओर से भी आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारतीय विद्या भवन ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। अपने आइडियाज बताने के लिए मुझे तो स्टेज मिलता नहीं है, और एक तरीके से मैं कोविड की भी आभारी हूँ। यदि आप मुझे दिल्ली बुलाती तो मैं आती नहीं, लेकिन ये कोविड की वजह से मेरे लिए भी आसान हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय विद्या भवन, प्रधान जी आपको और डॉक्टर शशि प्रभा को विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ओर से आपका, उत्तरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी परिचय नहीं था। एक जैसा मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम देखा और मुझे लगा मैंने कहीं ये नाम सुना है, और जो उन्होंने सूचना दी थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी। उससे भी मैंने अनुमान लगाया कि ये कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व होगा।
और प्रोफाइल देखने पर वो सिद्ध भी हुआ। फिर मैंने निवेदन किया, आपने स्वीकार किया मेरे निवेदन को, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय विद्या भवन इस दिशा में पहले ही कार्य कर रहा है। भारतीय विद्या भवन ने 2 ग्रंथ तैयार किए हैं, भारतीय विद्या सार, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। AICTE ने उनको अप्रूव किया है, AICTE ने। अच्छा। वेद से लेकर वेद, वेदांग, व्याकरण, शास्त्र, दर्शन इत्यादि सभी विषयों पर चैप्टर विभिन्न विद्वानों ने लिखे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि यदि संभव हो तो हम वो दोनों ग्रंथ उत्तरा जी को भिजवा सकते हैं। हाँ जी, अवश्य। आपका कुछ योगदान परामर्श रहेगा तो हम उसे और बेहतर बनाने में भी आगे काम कर सकेंगे। अवश्य। आभारी हूँ उन सब के जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज सहभागिता की। मैं देख रही हूँ यामिनी मेरी मित्र है, मैंने उन्हें आज दोपहर ही भेजा, वो दुबई में है, उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे शर्मा जी हर कार्यक्रम में होते हैं। उषा जी किसी विद्यालय में पढ़ाती हैं मेरे साथ, उन्होंने बहुत पहले MPhil किया था दिल्ली विश्वविद्यालय से। रोहित भारद्वाज जी हैं, वो भी आपकी तरह विज्ञान की पृष्ठभूमि से हैं, TCS में काम करते थे, हमारे पास संस्कृत सीखने आते थे, फंक्शनल सीखते। शारदा मिनोचा जी हैं जो DPS नोएडा में थी, संस्कृत अध्यापिका, उनको भी मैंने आज दोपहर ही भेजा, लेकिन वे आई हैं। और भी बहुत से लोग जिनकी शायद आकृति नहीं दिख रही है, नाम भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप सब सम्मिलित हुए और हमारे इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। आप सबके प्रति धन्यवाद, और अंततः प्रधान जी के प्रति विशेष धन्यवाद, क्योंकि उनके मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन से ही इस प्रकार के कार्यक्रम सफल होते हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं, और एक दूसरे की सहभागिता से, परामर्श से ही हम लोग कोई कार्यक्रम कर पाते हैं। राजीव जी हैं, उनकी सहायता ऑनलाइन कार्यक्रमों में सदा मिलती रहती है, पुष्पेंद्र जी और राजीव जी। आप सबके प्रति धन्यवाद, आभार, अभिवादन करते हुए आइए शांत पाठ के साथ ये सभा संपन्न करते हैं। यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वभूत शान्ति शान्तिरेव कामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते।